एपिसोड की शुरुआत में हमें माउंट आइलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उधर किसी की ग्रेव ढूंढ रहा होता है और वह एक डंडे के सहारे चल रहा होता है। दरअसल वह 2-3 दिन से ऐसे ही लगातार चल रहा होता है और किसी की ग्रेव को ढूंढ रहा होता है। दरअसल उसको आराम की सख्त जरूरत है, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता क्योंकि उसको किसी भी हालत में उस ग्रेव को ढूंढना है। आखिरकार हमारा मेन कैरेक्टर उस ग्रेव को ढूंढ लेता है और उसको ढूंढने के बाद उसके ऊपर एक गोल्डन कलर का टोकन लगा देता है, जिसके अंदर एक रस्सी बंधी होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस ग्रेव के सामने लेट जाता है और काफी जोर जोर से सांस लेने लगता है और कहता है, लियांग सोंग, मैंने आपसे किए गए वादे को आधा निभा लिया है। और ये लियांग सोंग कौन है, आपको एपिसोड के आगे पता चलेगा। तभी उसके सामने से काफी खूबसूरत तितली जाती है और वे उस तितली को जाते देख अपने अतीत को याद करता है, जहाँ पे उसके दादा एक एम्परर होते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तुम्हारा पावर को लेके क्या ख्याल है। और हमारा मेन कैरेक्टर दरअसल में एक बच्चा होता है। वे अपने दादा से पूछता है, दादा क्या ये कोई फ्लावर हो सकता है? और उसके दादा उससे कहते हैं, एक फ्लावर, तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया? एक काम करो, तुम जरा नोवेल के थोड़ा नीचे जाओ, तब जाके तुम समझ पाओगे। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने सामने उसी खूबसूरत तितली को देखता है जो कि उसने प्रेजेंट में देखी होती है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, दादा हर कोई इसके बारे में बात करता है और इसके लिए इकट्ठा होता है। अगर एक फ्लावर पावर नहीं हो सकती तो क्या पावर हो सकती है भला? युआन हैंग अपने पोते को उठाता है और कहता है, एकदम सही जवाब। युआन हैंग अपने पोते से पूछता है, युनविन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? वैसे जो भी हो, तुमने एकदम सही जवाब दिया। फ्लावर इस तरीके से सूख जाता है कि उसका कभी अस्तित्व था ही नहीं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, मेरे दादाजी जिनके पास उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन तब भी उन्होंने मुझे अपनी गद्दी सौंप दी, एक एम्परर की, और किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका अस्तित्व मेरे लिए माउंट आय से अलग था। यहाँ तक कि वे अपने आसन को नहीं टाल सके और उनकी मृत्यु हो गई। रुको, शायद ये मैं ही था जो कि अपने आसन भाग्य को नहीं टाल सका। और हमारा मेन कैरेक्टर युनविन जो कि एक एम्परर होता है और अपनी सेना को कमांड करता है, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है युनविन के चाचा की, जो कि एक प्रिंस है और उसका नाम यान होता है। तभी वे चिल्लाते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एम्परर ने क्या कहा है। एक साम्राज्य का भविष्य एक नॉर्मल इंसान के हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर तू वास्तव में साम्राज्य और उसके लोगों की परवाह करता है तो तुझे राजगद्दी पे बैठने के बजाय एक किसी कूड़े के खंडल में जाना चाहिए। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है और कहता है, अंकल आप क्या कह रहे हो? और उसके अंकल हंसते हुए कहते हैं, मैं वही कह रहा हूँ जो कि तेरे को सुनाई दे रहा है। और वे अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहते हैं, अब ये मेरा ऑर्डर है, मेरे साम्राज्य से निकल जा, वरना तेरा हाल बहुत गंदा होने वाला है। फिर वे अपनी सेना के साथ युनविन की सेना पे हमला करता है और वे युनविन के सामने उसी के रक्षकों को बेरहम तरीके से मार देता है। और तभी एक बूढ़ा आदमी युनविन के कंधों पे हाथ रखता है और कहता है, मैजेस्टी जल्दी से मेरे पीछे आइए। और इसी का नाम लियांग सोंग होता है। और वे युनसिन का हाथ पकड़ के महल के पीछे लाता है और एक घोड़े के ऊपर बिठा देता है। वह युनसिन से कहता है, तो मैजेस्टी आपने मेरी बात को समझ लिया है? और वह चिल्लाते हुए कहता है, आपको माउंट आय जाने के बाद एक एम्परर की ग्रेव ढूंढनी है और इस टोकन को उसके ऊपर लटका देना है। और जिन 2 व्यक्ति ने अपने हुंगवू एम्परर की सेवा करी है, वे निश्चित रूप से आपकी भी सेवा करेंगे। युनविन उनसे कहता है, मैं इस दुख भरी जिंदगी को कैसे जीऊंगा भला? तभी लियांग सोंग गुस्से में बोलते हैं, जो युनविन क्या तुम्हें पता भी है आखिर तुम क्या कह रहे हो? जिंदा रहो और हमारे शाही वादे को निभाओ। हमारे महान एम्परर युंगवू का सम्मान करने का एकमात्र यही तरीका है। लियांग सोंग रोते हुए कहता है, इसलिए मैजेस्टी आप मुझसे वादा कीजिए कि आप जिंदा रहोगे। और युनविन भी रोते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैं जिंदा रहूंगा। और उसके बाद लियांग सोंग से करे गए वादे को निभाने के लिए युनविन चला जाता है। तो अब हम प्रेजेंट में आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर एक दुखद हालत में पड़ा होता है और सोचता है, तो मैं समझ चुका हूँ, फ्लीटिंग ये असली ताकत है। अगर मुझे फिर से जन्म लेने का मौका मिले तो मैं एक आजाद तितली बन के रहना चाहूंगा। और उसके बाद वह वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी उसके पीछे से 2 आदमी आते हैं और उनमें से एक उसका बाल पकड़ते हुए कहता है, मुझे लगता है इस भिखारी ने बाल बढ़ाने की कोशिश करी है। तभी उनमें से एक बंदा अपने सामने देखता है और अपने साथी से कहता है, वानो जरा सामने देखो, ये तो एम्परर का टोकन है। और उसको अपनी गुफा में ले आते हैं। कुछ समय बाद जब युनविन की आंखें खुलती है तो देखता है कि वो दोनों उसको अपना मैजेस्टी कह रहे होते हैं और उससे काफी इज्जत से बात कर रहे होते हैं। युनविन उठ के उनके बारे में पूछता है
कि वे लोग हैं कौन। वे दोनों अपना नाम बताते हैं कि उनका नाम हुआन नो और नुई हो है। वे अपने एम्परर के एक सीक्रेट गार्डियन थे। उसके बाद यूनविन उनसे कहता है, तो इसका मतलब आप दोनों ने मेरी जान बचाई। वे लोग बताते हैं यूनविन के पास जो टोकन है वे एक एम्परर का टोकन है। ये टोकन एक एम्परर होने का प्रतीक है, जो कि एक सच्चा शाही परिवार का सदस्य ही इसको धारण कर सकता है। खैर, शाही परिवार तो विदेशों से भरा हुआ है। विद्रोही की तैयारी में हैंगवू एम्परर ने हमें इसके बारे में बताया था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना टाइम लगेगा, द ग्रेट मेम साम्राज्य फिर से आपके हाथों में होगा। यूनविन थोड़ी देर सोचने के बाद उनसे मना कर देता है कि उनको और कुछ नहीं चाहिए, और वे दोनों के दोनों काफी चौंक जाते हैं। यूनविन कहता है वो जमीन वहाँ के लोगों की है, ना कि मेरी। अब जबकि मेरी भूमिका समाप्त हो चुकी है तो मुझे एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन काटना चाहिए। वे दोनों के दोनों काफी नाराज होते हैं यूनविन की ये बात सुन के। यूनविन उनसे फिर कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कितने ईमानदार हो, लेकिन ये मैजेस्टी शब्द सुन के मैं काफी ज्यादा तंग आ चुका हूँ। तुम लोग मुझे यंग मास्टर बोलो। हुइनो अपने मन में सोचता है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैजेस्टी इतनी जल्दी हार मान लेंगे। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल टूट रहा है। यूनविन बताता है यंग मास्टर की आवाज उसको सुनने में काफी आरामदायक लगती है। अब वे अपने नाम को छोड़ के अपनी जिंदगी में सब कुछ बदलना चाहता है। तभी हुआन ने उसके पास आकर उसको यंग मास्टर पुकारता है और यूनविन उससे पूछता है, हाँ बताओ क्या बात है। हुआन नो यूनविन से पूछता है, क्या आप सही में अपने अतीत को भुलाना चाहते हो। यूनविन कहता है, ये तो बस मैं कह रहा था, अगर मैं ऐसा कर पाया तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और तुम्हें नहीं लगता कि तुम काफी ज्यादा करीब आ चुके हो। हुआन नो कहता है, अगर आप चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो। नुईहो उसके पीछे से कहता है, हुआन नो तुम पागल हो चुके हो क्या तुम्हें लगता है मैजेस्टी ऐसा कर पाएंगे। और हुआन नो उसको अपनी जगह पे बैठने के लिए कहता है। यूनविन कहता है, देखो हुआन नो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तुम मेरी एक बहुत बड़ी मदद कर रहे हो। तुम्हें पता है, एक फूल जो कि जमीन पे अटका रहता है, उसके बजाय मैं एक तितली बनना पसंद करूंगा जो कि खुले हम आकाश में उड़ सकती है। अगर तुम मुझे एक तितली बना सकते हो तो बना दो। हुआन नो यूनविन से कहता है, तो मैजेस्टी बताइए आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हो। और यूनविन सुन के कहता है, क्या का इंसान, तुम वो नहीं बना सकते जो मैं चाहता हूँ। फिर हुआन नो कहता है, मैं आपको वो बना सकता हूँ जिसने इतिहास में अपना मुकदमा कायम किया है, लेकिन हाँ ये बात है कि वो इस समय जिंदा है नहीं। तो क्या ख्याल है इनके बारे में, अगर मैं आपको एम्परर केन सुहाई या फिर कवाई खान बनाऊं। यूनविन कहता है, हाँ बना देना, लेकिन एक सवाल है, क्या तुम मुझे कोई महिला भी बना सकते हो। हुआन नो बताता है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा जटिल होगा, पर आप बन जाओगे। यूनविन कहता है, चलो ठीक है, आप मुझे जिंगू बना दो, ये चलेगा। वांगू कहता है, देखो आप जिंगू की बात कर रहे हो जो कि म्यूरियम से है ना, आपको नहीं लगता ये थोड़ा अजीब रहेगा। यूनविन कहता है, देखो मैं जिंगू के बारे में इतना नहीं जानता, पर आप दोनों मुझसे ज्यादा जानते हो क्योंकि आप जिंगू के यहाँ से ही आए हो। मैं उसी के जैसे खुले रवैये वाले शख्स जैसा बनना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे वही बना दें। यूनविन की ये बात सुन के हुइनो अपने मन में सोचने लगता है, मैजेस्टी को नहीं पता होगा कि वे किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। भले ही वे एक खुले रवैये वाला इंसान हो, पर वो खतरनाक भी उतना ही है। हुआन नो कहता है, अगर मैं अपने अंदाज से बोलूं तो हर युग में अलग अलग व्यक्ति ताकतवर होते हैं, तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं हेवन डीमन को जरूर चुनता। ये सुन के नुईहो वान हो से गुस्से में कहता है, वान हो तुम मैजेस्टी के सामने उसका नाम कैसे ले सकते हो भला। उसके बाद यूनविन सोचने लगता है, हेवनली डीमन नाम तो काफी अच्छा है, तो एक काम करो मुझे वही बना दो। कुछ समय बाद हमें दिखाते हैं यूईहो और वान हो मोमबत्ती जला देते हैं और वान हो के हाथ में एक डीमन बैल होती है। उसके बाद वे सोचने लगता है, मुझे आज भी याद है जैसे कि ये कोई कल की ही बात हो, स्पिरिट को बुलाना और उसको बांधने के बाद 2 डीमन स्पिरिट पिल्स, ये 5 वर्शिपिंग के भंडार में से एक है। तभी हुआन नो उन सभी मोमबत्तियों के बीच में बैठ के मंत्र जाप कर रहा होता है और उसकी बैंगनी कलर की ऑरा भी निकल रही होती है। वह डीमन बैल अपने आप ही बजने लगती है। उसके बाद वान नो हुइनो से कहता है, क्या सब कुछ तैयार है। और हुइनो जवाब देता है, हाँ सब कुछ तैयार है। यूईहो ने यूनविन के ऊपर एक कपड़ा लगा रखा होता है और वे उस कपड़े को हटाता है। उसके बाद वान हो ऊपर देख के कहता है, तो अब आप बताइए क्या आप तैयार हैं अपने नई जिंदगी को स्वीकार करने के लिए। तभी ऊपर से हेवनली डीमन की सोल आती है और उससे पूछती है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद से जगाने की, बता तू मुझे परेशान क्यों कर रहा है। वान हो यूनविन की तरफ इशारा करता और कहता है, मैं आपको एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ, कृपया इस इंसान के शरीर में प्रवेश करिए। हेवनली डीमन हंसते हुए कहता है, वाह एक नया जीवन, लेकिन मेरा जवाब है मैं नहीं जाऊंगा। ये सुन के वानो काफी डिसअपॉइंट होता है और वे पूछता है कि वे क्यों नहीं चाहता। हेवनली डीमन बताता है, मैं बस एक इंसान नहीं बनना चाहता। क्या तुमने कभी एक बिना दुश्मन का जीवन जिया है जिसमें तुम्हारा कोई दुश्मन ना हो। मैंने बोरियत और अकेलेपन का जीवन जिया है, तो तुम खुद ही बताओ कि मैं फिर से इंसान बन के क्या करूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ तुम लोग हार मान लो
और हाँ, मुझे दोबारा मत बुलाना। अगर तुमने बुलाया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। वान हो हेवनली डीमन से रुककर उसकी बात सुनने के लिए कहता है और अपने मन में सोचने लगता है कि वह ऐसा क्या कहे जिससे हेवनली डीमन इस दुनिया में वापस आ जाए। मुझे कुछ ऐसे शब्द ढूंढने पड़ेंगे जिससे हेवनली डीमन इस दुनिया में वापस आने में इंटरेस्ट ले। उसके दिमाग में वर्ड्स आ जाते हैं कि उसको क्या कहना है और वह काफी ज्यादा डर रहा होता है उनको कहने में। वह हिम्मत जुटा के कहता है, हेवनली डीमन, आप एक नंबर के बेवकूफ हैं। हुइनो ये सुन के काफी शॉक्ड होता है कि कुछ ही पल में इसने ये क्या कह दिया। हेवनली डीमन गुस्से में कहता है, अभी तूने क्या कहा? क्या तू यहीं पे मरना चाह रहा है? तू ये चाह रहा है कि मैं तेरे को यहीं पे मार डालूं? वान हो कहता है, अगर तुम सचमुच हेवनली डीमन हो तो तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम इतने बड़ी दुनिया को कैसे इग्नोर कर सकते हो भला? हेवनली डीमन उससे गुस्से में कहता है, तेरी इतनी हिम्मत? तूने अभी मुझे क्या कहा? अब अपनी आखिरी सांसें गिन ले, तू तो गया। तभी वानो चिल्लाते हुए जान सेनफिंग का नाम लेता है और हेवनली डीमन अपना हाथ रोकते हुए कहता है, क्या तूने क्या कहा? जान सेनफिंग? वानो बताता है, हाँ, जान सेनफिंग, एक नॉर्मल सा पुजारी जिसे धर्म से ऊपर का दर्जा दिया गया है। हेवनली डीमन जान सेनफिंग के बारे में पूछता है और वानो बताता है, क्या आप विकास शब्दों को जानते हो? आप अपनी जनरेशन में काफी बेस्ट होंगे, लेकिन म्यूरिन के लोगों ने धीरे धीरे करके अपनी मार्शल आर्ट्स में काफी सुधार किया है। तो आज की जनरेशन ने मार्शल आर्ट्स में काफी सुधार किया है। आपकी जनरेशन के साथ इस जनरेशन को कंपेयर नहीं करा जा सकता। तो आप कहते हो आपका कोई दुश्मन नहीं है और आप काफी ज्यादा बोर हो चुके हो। आपको इस जनरेशन में वापस आना चाहिए क्योंकि आपके दुश्मन पहले भी थे और अभी भी है। हेवनली डीमन किंग मुस्कुराते हुए कहता है, वाह क्या बात कही है तुमने, दुश्मन पहले भी थे और अभी भी है। तो खैर मुझे बताओ ये लड़का है कितने साल का? नुइहो बताता है, ये 20 साल का है। और हेवनली डीमन बोलता है, अगर मैं इसकी बॉडी में गया तो ये 100 साल और जिंदा रहेगा और इसकी बॉडी में जाने के बाद मैं आज की जनरेशन को बता दूंगा कि आखिर मेरी स्किल है क्या। और मेरे दुश्मन आज भी दुश्मन रहेंगे और पहले भी दुश्मन रहेंगे और मैं सबसे बड़ा सबका दुश्मन रहूंगा। और उसके बाद सबको पता चलेगा कि आखिर हेवनली डीमन है कौन। और तुम परेशान मत हो, जब मैं यहाँ तक पहुँच जाऊंगा तो मैं भी तुम्हें कुछ खाना पीने को दे दूंगा। वानो हेवनली डीमन को थैंक यू कहता है और उसके बाद उसको बोलता है कि जल्दी से उसकी बॉडी में जाके घुस जाओ, मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बाद हेवनली डीमन युनविन की बॉडी में प्रवेश करता है। उसके बाद वानो नुइहो से जाके कहता है, जल्दी से जाके सोल पिल्स लाओ और इसका आगे का काम मैं तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। और फिर वानो युनविन के मुंह के अंदर पेस्ट डालता है। उसके बाद नुइहो अपने हाथ में सुई पकड़ते हुए युनविन की बॉडी में 5-6 जगह मारता है। तभी युनविन की आंखें खुलती है और वो उठकर अपना चिल्लाते हुए सर पकड़ने लगता है। वान हो युनविन से पूछता है, मास्टर आपको क्या हो गया? और युनविन बताता है, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है जैसे कि वे फट जाएगा। वान हो तुम मुझे बता सकते हो मेरे सर में इतनी आवाज क्यों आ रही है? तभी वान हो युनविन का हाथ पकड़ता है और उसका हाथ पकड़ने के बाद अपने मार्शल आर्ट से उसके सर पे अपनी 2 उंगलियां रखता है और उसका सर देख के बताता है, अगर मैं सच बताऊं तो मास्टर इस समय हेवनली डीमन से बात कर रहे हैं और हमारा ग्रेट फाउंडेशन बुरी तरह फेल हो चुका है। तभी युनविन चिल्लाते हुए कहता है, अब मैं और बात नहीं कर सकता, प्लीज सच बताना बंद करो और इसका कुछ करो जल्दी। वानो कहता है, हेवनली डीमन मास्टर की बॉडी पे पूरा कंट्रोल पाने में फेल हो चुका है। कॉन्शियसनेस का टकराव कुछ ऐसा है जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा ही होता रहा तो मास्टर का दिमाग पूरा खराब हो जाएगा। नुइहो वानो से कहता है, तुम एक काम करो, इसको मास्टर की बॉडी से जैसे तैसे निकाल दो और इसको वापस भेज दो। वानो कहता है, अरे ऐसा संभव नहीं है, मैं सिर्फ सोल को बुलाना जानता हूँ, वापस भेजना नहीं। वह दोनों एक दूसरे से ऐसे ही बहस करने लगते हैं। फिर तभी युनविन बुरी तरह से चिल्लाने लगता है और उसके बाद वानो अपने मन में सोचता है, मैं पक्का श्योर हूँ हेवनली डीमन का डिमोनिक नेचर और मास्टर की कॉन्शियसनेस आपस में उन दोनों का टकराव हुआ है। मैं नहीं जानता कि मैं इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करूं। तभी वानो के दिमाग में बत्ती चलती है। वह सोल पिल्स को अपने हाथ में लेते हुए नुइहो से कहता है, हम ग्रेट फाउंडेशन टेक्निक को फिर से इस्तेमाल करेंगे, तो अब तैयार हो जाओ। इसके साथ हम हेवनली डीमन के डिमोनिक नेचर को दबा देंगे। तभी नुइहो वानो से कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? किसको दबाना चाहते हो तुम? हेवनली डीमन को? वानो नुइहो को बताता है कि वे एक और व्यक्ति की सोल को युनविन की बॉडी में डालने वाले हैं। हम ऑर्थोडॉक्स के एक और लेजेंडरी कैरेक्टर को मास्टर की बॉडी में डालने वाले हैं, समझे? नुइहो वानो का प्लान समझ जाता है और वानो बताता है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी से स्टार्ट करना होगा। और नुइहो भी अपने हाथ में उन सुइयों को ले लेता है। वानो हेवनली नेचर की स्पिरिट को बुलाकर युनविन की बॉडी में डाल देता है, जिससे युनविन का दिमाग शांत हो जाता है। उसके बाद वे दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं और जमीन पे लेटने लगते हैं और कहते हैं कि हमारी एज हो चुकी है, इसलिए हम काफी जल्दी थक चुके हैं। तभी युनविन खड़ा होता है और उनके पास जाता है। वह युनविन को देख के कहते हैं, मास्टर आप ठीक तो हो?
और युनविन उनसे कहता है, तुम दोनों, मुझे यहाँ पे काफी भूख लगी है, जो भी कुछ यहाँ पर है मेरे लिए जल्दी से लाओ। अगले सीन में हम देखते हैं युनविन भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहा होता है और वे लोग युनविन को देख के हैरान होते हैं कि इतनी जल्दी युनविन की पर्सनैलिटी कैसे बदल गई। नुइहो वानहो से पूछता है, क्या हमने कर दिखाया है ना? और वानहो जवाब देता है, देखने से तो ऐसे ही लगता है। तभी एक आवाज आती है, तेरी ऐसी की तैसी। युनविन अपने दाएं तरफ देखता है तो हेवनली डीमन उसको कह रहा होता है काफी ज्यादा गुस्से में, और अब वह युनविन की एक इविल पर्सनैलिटी बन चुका है जो कि युनविन को बुरे काम करने के लिए ही बोलता है। फिर युनविन को एक और आवाज आती है जो कि कहती है, तो तुम हो वो फेमस हेवनली डीमन। और वे सेकंड सोल पर्सनैलिटी है युनविन की, जो कि उसको एक अच्छे काम करने के लिए ही बोलता है, और वे युनविन को शांत होकर अन्न ग्रहण करने के लिए बोलता है। युनविन गुस्से में अपनी चॉपस्टिक को टेबल पे पटकता है और उन दोनों से शांत होने के लिए कहता है और बोलता है, क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम ही यहाँ पर हो? हेवनली डीमन गुस्से में उससे पूछता है, क्या तेरे सर में दर्द नहीं होता जब मैं तुझसे बात करता हूँ? मैंने इतनी कोशिश करी तेरे पे अपना काबू बनाने की, ना जाने मैं तेरे पे अपना काबू क्यों नहीं बना पाया। युनविन कहता है, मेरे सर में शोर तो हो रहा था लेकिन अब इतना नहीं हो रहा जितना पहले हुआ था। उसके बाद हेवनली डीमन युनविन पे भड़कने लगता है और युनविन भी हेवनली डीमन को उल्टा सीधा बोलने लगता है जो कि मैं नहीं बोल सकता। और ये देख के वानहो नुइहो कुछ नहीं समझ पा रहे होते कि युनविन आखिर किससे बहस कर रहा है। उसके बाद हमें उस शख्स के साथ परिचय कराया जाता है जो कि युनविन की बॉडी में आया होता है हेवनली डीमन के बाद। उसका नाम हुइनेंग होता है और वह शाओलिन टेम्पल का सबसे बड़ा पुजारी है। युनविन हुइनेंग को देखते हुए सोचता है, देखने से ऐसा लगता है कि एक अमेजिंग पर्सन मेरी बॉडी के अंदर आया है। आपका धन्यवाद, आपकी वजह से मुझे हेवनली डीमन परेशान नहीं करेगा। शुक्रिया बूढ़े मॉन्क, मेरा मतलब हुइनेंग। वानहो नुइहो युनविन का इस तरह का नेचर देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वानहो युनविन को इस तरीके से व्यवहार करने के लिए मना करता है। युनविन वानहो से एक कटोरी चावल मांगता है और वानहो हड़बड़ाते हुए युनविन के लिए चावल लेने जाता है। उसके बाद युनविन अपने मन में सोचने लगता है, इनका मैजेस्टी जो कि मैं हूँ, मुझे तो अपना कोई भी अतीत याद नहीं है, ना जाने ऐसा क्यों है। नुइहो अपने मन में सोचने लगता है, क्योंकि इनके बॉडी में 3 पर्सनैलिटी एक साथ है तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूज होंगे। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि इनके स्वभाव में इतनी जल्दी अंतर आएगा। युनविन को नुइहो खड़ा होते हुए अच्छा नहीं लग रहा होता। वह उससे एक गिलास पानी मंगाता है और नुइहो भी भागते हुए जल्दी से पानी लेने जाता है। और अब हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। युनविन हुइनेंग से अपने लिए एक नाम पूछ रहा होता है और कहता है कि मुझे तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लगते हो, तो मेरे लिए कोई अच्छा सा नाम सोचो। हुइनेंग थोड़ा सोचने के बाद युनविन के लिए इम्परमानेंट नाम सोचता है। युनविन हुइनेंग से कहता है, इम्परमानेंट, तुम कहना चाहते हो कि मैं इम्परमानेंट हूँ? मुझे ये नाम तो बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नाम चाहिए जिसे सुन के बिल्कुल डेडली लगे। युनविन हेवनली डीमन से कहता है कि तुम ही मेरे लिए कोई नाम सोचो। वह कहता है, इस बूढ़े मॉन्क को तो बिल्कुल भी नाम सोचना नहीं आता, अगर तुम मुझे इससे छुटकारा दिलाओगे तो मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे नाम सोचूंगा। युनविन उससे सिर्फ नाम सजेस्ट करने को कहता है और वह बताता है, ये नाम कैसा रहेगा, आयरन ब्लड सूरा। ये नाम सुन के युनविन थोड़ा सोचने लगता है और हेवनली डीमन को लगता है कि हाँ, इसको मेरा नाम पसंद आ चुका है। युनविन उससे कहता है, मुझे एक नाम चाहिए, कोई फॉरेन टाइटल नहीं। सही में यार, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इस दुनिया में कैसे ताकतवर हो, तुम तो एक बेवकूफ बस्टर्ड हो। ये सुन के हेवनली डीमन गुस्से में कहता है, अबे तू घमंडी लड़के, अपने आप को समझता क्या है? अगर तूने मुझे फिर से गुस्सा दिलाया तो मैं तेरी बॉडी पर अपना कंट्रोल पा लूंगा, समझा? हेवनली डीमन देखता है युनविन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा होता और शांति से खड़ा होता है। वह अपने मन में सोचने लगता है कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ इसकी बॉडी पे अपना पकड़ बनाने की, लेकिन मैं क्यों नहीं काबू कर पा रहा। रुको, ये सब शायद इसकी वजह से हो सकता है। हाँ, इसी बस्टर्ड की वजह से हो सकता है। मैं जब भी इसकी बॉडी पे काबू पाने की कोशिश करता हूँ, ये बस्टर्ड हमेशा मुझे रोक देता है। जब तक ये बूढ़ा आदमी इसके साथ है तो मैं इसकी बॉडी पे कैसे काबू पाऊंगा भला? क्योंकि मैं इसकी बॉडी पे काबू नहीं पा सकता तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसके साथ कोऑपरेट करने के अलावा। हालांकि जब समय आएगा तो मैं इसकी बॉडी पर जरूर काबू पा लूंगा। जो युनविन। तभी युनविन उससे पूछता है, ओए तू अपने आप में इतना बड़बड़ा क्यों रहा है, कुछ कहना है क्या तेरे को? हेवनली डीमन कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारा ये मार्शल नेम सोच रहा था। ये कैसा नाम रहेगा, हेवन डिस्ट्रॉयर? ये तो सुनने में भी काफी बढ़िया लग रहा है ना। युनविन कहता है, हेवन डिस्ट्रॉयर, ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। ये डिस्ट्रॉयर हेवन कैसा रहेगा बताओ? तभी युनविन अपने नए कपड़े पहन के बाहर कहीं जाने लगता है। वानहो युनविन से पूछता है, मैजेस्टी आप कहाँ जा रहे हो? युनविन बताता है कि वे म्यूजियम जा रहा है वहाँ पे घूमने के लिए। उसने ये बात तुम लोगों को पहले भी बताई थी। वे दोनों पूछते हैं कि वे इतनी जल्दी क्यों जा रहा है। युनविन उनसे कहता है, अरे तो क्या बात हो गई, मैं सिर्फ बाहर ही तो जा रहा हूँ। वानो कहता है, ये सही समय नहीं है, आपकी मार्शल आर्ट्स अब तक रिस्टोर नहीं हुई है, मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी जल्दी जाना चाहिए।
युनविन अपने सर की तरफ उंगली करते हुए कहता है कि मेरे पास हेवनली डीमन और हुईनेंग की सभी मार्शल आर्ट्स है। क्या तुम दोनों इनके बारे में भूल गए जो कि तुम दोनों ने इनको मेरे सर में डाला था? नुइहो कहता है लेकिन मैजेस्टी, आपका इस तरीके से जाना हमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। युनविन अपने दाएं तरफ एक चीज देखता है और उसके पास जाते हुए कहता है चलो ठीक है, इससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। और वे एक बड़ा मोटा पेड़ होता है जिसके सामने युनविन खड़ा होता है। वे दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर युनविन क्या करेगा। वे हेवनली डीमन की मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके उस पेड़ पर एक क्लीन पंच मारता है। कुछ समय बाद हमें दिखाते हैं कि वे दोनों युनविन को जाने देते हैं और युनविन मस्त गाना गाते हुए जा रहा होता है। वे दोनों आपस में बात करने लगते हैं और वान हो कहता है क्या ये ठीक रहेगा? नुइहो कहता है अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मैजेस्टी हमारे काबू के बाहर है। वानो कहता है नहीं, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब है इस चीज को लेके। और हम उस पेड़ को देखते हैं जिसको युनविन ने अपने सिर्फ एक ही घूसे से भरता बना दिया होता है। और वानो कहता है शायद ये ठीक है, अब म्यूजियम में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। कुछ साल बाद हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे बर्फ पड़ रही होती है और वान हो नुइहो बाहर खड़े होकर आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या मास्टर ठीक रहेंगे? वान हो कहता है हाँ वो ठीक रहेंगे, उनकी चिंता मत करो, वह किसी भी तरीके से सरवाइव कर लेंगे। हुइनो क्या तुम्हें महसूस होता है कि मास्टर लेट एम्परर जैसे मिलते जुलते हैं? हुइनो एकदम शॉक्ड होते हैं कहता है अरे बाप रे, उन्हें धर्म ग्रंथों के बारे में बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए था। अगले सीन में हमें दिखाते हैं एक मोटा हट्टा कट्टा पहलवान किसी से जंग लड़के काफी ज्यादा थका होता है और कहता है तुम ऑर्थोडॉक्स के कमीनो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन हमारा हौसला नहीं तोड़ पाओगे। इसका नाम हा गुनप्यो है और वह एक ब्लू फेस डीमन किंग है। वह किसी के सामने अपनी तलवार के सहारे बैठा होता है और वह इंसान उससे कहता है हाँ गुनप्यो, तुम्हारे पास मार्शल मास्टर की एक आत्मा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही भटकता रहता है, लेकिन तुम्हारी अब किस्मत खत्म हो चुकी है। वह अपनी स्वॉर्ड निकालते कहता है कि वह नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन से हैं, वह उसको आज यहीं पे खत्म कर देगा। गुनप्यो हंसते उससे कहता है क्या तुम लोग वो नहीं हो जो कि अपनी शक्तियों के सहारे उछलते हैं? नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन में इतनी ताकत है कि वे जियान जू को हरा दे, लेकिन मैं एक महान विद्यालय का शिक्षक हूँ। जाओ और अपने जाके लीडर को बताओ कि हाँ गुनपो उसको मारने को आ रहा है। वह आदमी गुनपो की बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता और उसको कहता है मुझे यकीन है कि वह दिन कभी भी नहीं आने वाला। हमने सभी डिमोनिक पथ के लोगों को पकड़ने के लिए एक जाल का इस्तेमाल किया है और उस जाल का नाम है पृथ्वी का जाल। और जिस तरीके से हम तेरे को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो तेरे को हमारा एहसान जनक होना चाहिए, समझे मेरी बात? गिनप्यो उससे कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का पात्र गिनप्यो के सामने एक जाल है ना? लिए मेरे सामने ड्रामेबाजी कम करो। गुनप्यो और कुछ कहने वाला होता ही है, तभी वह अचानक से रुक के उसको देखने लगता है और वह बताता है क्या तुझे लगता है कि मुझे तेरे प्लान के बारे में नहीं पता चलेगा? मुझे तेरी बहादुरी के बारे में तारीफ करनी चाहिए कि कैसे तूने हमारा ध्यान भटकाने के लिए इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया ताकि तेरा भाई यहाँ से भाग सके। तू समय खरीदना चाह रहा होगा लेकिन तेरे को पता नहीं है कि तू अपने गलत अपोनेंट से लड़ाई कर रहा है। उस इंसान के ये कहने के बाद वहाँ पे थोड़ी देर के लिए शांति आ जाती है। गिनपो को ये सुन के काफी गुस्सा आता है और साथ में उदासी भी। वह इंसान ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या ये आवाज सुनाई दे रही है तेरे को? मेरे को लगता है तेरा भाई पहले से ही अंडरवर्ल्ड में जा चुका है। ये सुन के वह इंसान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमारे सभी डिमोनिक पाथ के लोगों को एक एक करके मार देना चाहता है। वह इंसान गिनपो की स्वॉर्ड से अपनी स्वॉर्ड की मदद से बचता है और उस पर काउंटर अटैक के नाम पे उसके हाथ पे लात मारता है जिससे उसका हाथ ऊपर की तरफ चला जाता है। तभी वह काफी तेजी से गिनपो के फेस पे अपनी स्वॉर्ड का हैंडल मारता है। सर पे लगने की वजह से गिनपो का सर काफी ज्यादा घूमने लगता है और वह उसके सामने अपने घुटने टेक देता है। वह आदमी उससे कहता है तूने अभी अपने डिमोनिक पाथ के लोगों के बारे में बात किया था है ना? एक बात बताऊं, जिन लोगों के दम पे तू इतना बोल रहा है ना, वे लोग एक नंबर के कचरा है, किसी काम के नहीं है वो लोग। गिनपो उससे कहता है तेरे जैसा बस्टर्ड चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन एक शख्स है। और उसके बाद वह चुप हो जाता है दर्द के मारे क्योंकि उसको पहले से काफी ज्यादा चोट लगी होती है। वह आदमी कहता है वो शख्स किसकी बात कर रहा है तू? ओहो, ये तेरे डिमोनिक पाथ के सबसे बड़े ग्रैंड मास्टर ह्यूग वूजेंग के बारे में बात तो नहीं कर रहा? तू तो उनको काफी ज्यादा पसंद करता है ना? वह गिनपो के पास आके कहता है चल तेरे को एक सीक्रेट बताता हूँ, जो तेरे ये डिमोनिक पाथ के ग्रैंड मास्टर है ना, वो आखिर क्या ही उखाड़ लेंगे हमारा। एक बार तू खुद ही देख, इतना बड़ा पैमाने पर भी वह कुछ भी नहीं कर रहे, तब जब तू और तेरे साथ के सभी लोग मर रहे हैं। गनप्यो को ये कह के वह वहां से जाने लगता है। तभी गनप्यो उसके पीछे से कहता है वो इस तरह के व्यक्ति नहीं है जैसा तू कह रहा है। समय आने पर वह और हमारे डिमोनिक पाथ के सभी लोग अपने खून का अंश बहाने के लिए तैयार हो जाएंगे, हर कीमत पर। तभी वह उससे कहता है
अबे तू अपने अपीयरेंस के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बकवास नहीं करता? भाइयों जरा इसको मेरे साथ लेके चलो। और उसके बाद भी गनपेओ पे अटैक करने के लिए आता है। गनपेओ अपने डिफेंस में अपनी स्वॉर्ड को उठा के हेलीकॉप्टर की तरह घुमाने लगता है, जिससे वह लोग उससे दूर हो जाते हैं। उसके बाद वह उन पर अपना एक अटैक करता है जिसका नाम होता है थंडरबोल्ट आर्ट्स ब्रिचुअल फोर्स। उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है जिससे वह आदमी भी वहां से दूर हटने लगता है। तभी गिनपो के पीछे से 3 शख्स आ जाते हैं और उनमें से एक शख्स कहता है, क्या तेरे पास अभी भी QI बढ़ाने के लिए ऊर्जा बची है? वह तीनों एकदम से गिनपो के पास आते हैं और अपना अटैक करते हैं। गिनपो अपने स्वॉर्ड की मदद से उनके अटैक को डिफेंस करता है और कहता है, अरे बाप रे, इनके इनहेंस QI स्वॉर्ड ने मेरे इनहेंस QI ब्लेड को बर्बाद कर दिया। और वे लोग टियानसन के 3 स्वॉर्ड्समैन होते हैं और उनमें से एक स्वॉर्ड्समैन कहता है, हाँ गुनपेओ, तो तुम आखिरी डीमन हो डिमोनिक पाथ के। आज का शिकार आपको खत्म करने के बाद खत्म हो जाएगा। गिनपो से कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तू काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा है। क्या तेरे को लगता है कि तू इंसानों का शिकार करके एक बेवकूफ ऑर्थोडॉक्स वॉरियर बन जाएगा? वह आदमी उससे कहता है, तेरी वजह से मैं काफी ज्यादा काम कर रहा हूँ, अब चल मरने के लिए तैयार हो जा। उसके बाद वे तीनों गिनपो पे अपना अटैक करते हैं जिसका नाम होता है इनविंसिबल स्वॉर्ड नेट। गिनपो अपने मन में कहता है, भाई मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और वह अपने उस भाई की बात कर रहा है जो कि मर चुका है। वह अपनी ब्लेड में अपनी QI का इस्तेमाल करता है और उन पे अटैक करता है जिसका नाम होता है थंडरबोल्ट फाइनल स्ट्राइक। तभी गिनपो के करीब कोई शख्स आता है और उसके हाथ पे अटैक करके उसकी स्वॉर्ड को दूर हटा देता है। साथ में वो उन तीनों की भी स्वॉर्ड उनके हाथ से हटा देता है। और वे चारों के चारों उस शख्स की गजब की फुर्ती देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और वे शख्स और कोई नहीं, हमारा युनविन होता है। युनविन उनसे कहता है, तुम चारों के चारों सबसे बड़े बस्टर्ड हो। तुम्हें पता है, मैं काफी देरी से तुम लोगों की लड़ाई पे नजर रख रखा था क्योंकि तुम्हारी लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प थी। मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम सभी इसलिए लड़ाई कर रहे हो क्योंकि तुम सभी मार्शल वॉरियर्स हो। वे दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर ये शख्स है कौन, ये इतनी तेजी से आया और हमसे हमारी स्वॉर्ड को ले लिया। अबे तू बस्टर्ड आखिर है कौन और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह का मजाक करने की? युनविन उससे कहता है, वेल मिस्टर, ये कोई मजाक था नहीं, लेकिन आपको थोड़ी सी शर्म आई? मैंने आपके सामने मार्शल आर्ट्स की वॉरियर की स्वॉर्ड को छीन लिया और आप लोग कुछ भी नहीं कर पाए। वह शख्स और भी ज्यादा युनविन को गाली देने लगता है। तभी उसका साथी उसको चुप करवाता है और वह युनविन की तरफ आने लगता है और उससे कहता है, मेरा नाम ड्यूक हुंग है और मैं सेकंड स्वॉर्ड्समैन हूँ टियानसन का। आप मुझे बताओगे कि आप कौन से वर्ल्ड से बिलोंग करते हो और आपका नाम क्या है? युनविन उससे कहता है, कौन? मैं? तो ठीक है, मैं हेवनली डीमन स्क्राइब से हूँ और मेरा नाम है हेवन डिस्ट्रॉयर। और युनविन के चेहरों से साफ साफ झलक रहा होता है कि वह झूठ बोल रहा है। हेवनली डीमन युनविन के पीछे से कहता है, अरे वाह मेरे सिर, वाह क्या बात कही है तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया रे। युनविन काफी गुस्से में हेवनली डीमन को देखता है और उससे कहता है, और हेवनली डीमन समझ जाता है कि युनविन उसको चुप होने के लिए कह रहा है। वह शख्स कहता है, अच्छा तो आपका नाम हेवनली डिस्ट्रॉयर है और आप हेवनली डीमन स्क्राइब से हो, है ना? तभी उसका साथी काफी गुस्से में उससे कहता है, अबे उल्लू के पट्टे, तुझसे किसने कहा था खुद को इंट्रोड्यूस करने को? वह युनविन के पास जाता है, उससे कहता है, अबे ओए मेरी बात कान खोल के सुन, मैं तेरी ये बकवास कब से सुन रहा हूँ। एक बात बता, तूने अभी हेवनली डीमन कहा, यानी कि तू तो डिमोनिक पथ के लोगों में से एक है। तो आज हम तेरे को इस मोटे के साथ यहीं पे मार डालेंगे। उसके बाद वहाँ पे उसकी सारी सेना युनविन की तरफ अटैक करने के लिए आती है। हेवनली डीमन कहता है, मुझसे बस ये मत कहना कि तुम ऐसे ही चुपचाप से खड़े रहोगे। युनविन हेवनली डीमन से कहता है, क्या तुझे लगता है कि मैं ऐसी बेकार की मौत मरूंगा? उस नरक जैसे समय को सहने के बाद तभी एक स्वॉर्ड्समिथ युनविन की तरफ अटैक करता है, लेकिन युनविन उसके अटैक को बच के उसके मुंह पे एक कस के घूसा मारता है। तभी 2 और स्वॉर्ड्समिथ आते हैं और युनविन उनको भी आते देख लेता है और उन दोनों को भी निपटा देता है। तभी हेवनली डीमन युनविन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अबे क्या व्यक्ति है यार, तू तो अपनी शक्ति का आधा भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। वह शख्स अपने साथियों को इस तरीके से पिटते देख रहा होता है। तभी एक स्वॉर्ड उसकी तरफ उड़ते हुए आ रही होती है और वह उसको देख लेता है। वह उसको पकड़ता है, लेकिन तभी युनविन उसकी तरफ आता है और कहता है, काटो। तभी वह युनविन की तरफ अपनी स्वॉर्ड चला देता है और काफी ज्यादा खुश होता है। उसकी खुशी तभी डर में बदल जाती है। वह देखता है कि उसने युनविन समझ के अपने ही साथी को काट दिया होता है और युनविन उससे कहता है, तो बूढ़े आदमी, क्या तेरे को परमिशन है कि तू अपने साथियों को इस कदर काटे? वह युनविन पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, तू घमंडी बस्टर्ड। युनविन उसके मुंह पे लात मार के उसको जमीन पे लिटा देता है। उसके साथी उसको देखने के लिए आते हैं और वे युनविन को काफी गुस्से में देखते हैं और साथ में उस पर अटैक करते हैं अपनी स्वॉर्ड के इस्तेमाल से। युनविन उनमें से एक के अटैक से बचता है और उसको घूसा मार के हटा देता है और दूसरा शख्स समझ जाता है कि अब उसका नंबर है। युनविन अपनी टांग उठाता है और उसके गर्दन के ठीक पीछे वार करता है। ये देख के वहाँ पे खड़ा वो बूढ़ा आदमी और उसके सभी सैनिक हैरान होते हैं और वह अपने सभी सैनिकों को हुक्म देता है कि वे युनविन पे इकट्ठा वार करें। युनविन अचानक से उसके पास आता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इकट्ठा वार करना पसंद है
और वे युनविन से 2 कदम की दूरी रखता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे पता भी नहीं चला और ये मेरे सामने इतने जल्दी आ गया। तभी वे अपने सामने देखता है कि युनविन अपने एक मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है और हेवनली डीमन युनविन से कहता है, क्या तुम तैयार हो इसका इस्तेमाल करने के लिए? युनविन अपने हाथों को खोल के अपनी टांग उठाता है और जमीन पे रखता है, जिससे वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। और हेवनली डीमन किंग बताता है, ये मार्शल आर्ट्स मेरे लिए एक माइंड की तरह है और इसका नाम है हेवनली डीमन रोलिंग स्टेप्स। और हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा युनविन के डुप्लीकेट्स आ जाते हैं और ये देख के गुनपे भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वह बूढ़ा आदमी कहता है, ये ज्यादा कुछ नहीं, बस एक इल्यूजन है। युनविन उससे कहता है, मैं इस चीज के लिए श्योर नहीं हूँ, तो एक काम कर, तू इसको खुद से क्यों नहीं देखता? और वह युनविन की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है और कहता है, तेरे को हमारे बारे में क्या लगता है कि हम कौन हैं? हम टियान सन के 3 स्वॉर्ड्समैन हैं और ये तेरी फालतू की टेक्निक हमारे सामने नहीं चलने वाली। युनविन का एक डुप्लीकेट उसके हाथ पे वार करके उसकी स्वॉर्ड को उससे दूर हटा देता है और दूसरा डुप्लीकेट उसके पीठ पे वार करता है, जिससे ना तो वो इधर का रहा ना तो उधर का। युनविन के डुप्लीकेट्स उसके साथियों को मार रहे होते हैं और उनमें से एक उस आदमी का हाथ को काट देता है। अपने सैनिकों के इस तरीके से चिल्लाने की आवाज सुन के वे काफी ज्यादा खौफ में आ जाता है और वे युनविन से काफी ज्यादा डरता है और अपने 3 साथियों के साथ वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। युनविन उसको और उसके 2 साथियों को भागते देख काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। हेवनली डीमन उससे पूछता है, अबे क्या हुआ यार, तू उसका पीछा नहीं करेगा? उनको मारना नहीं है क्या? हुईनेंग हेवनली डीमन को शांत करता है और युनविन उससे कहता है, नहीं, आज के लिए इतना काफी है, वैसे भी ये मैटर मेरे समझ में नहीं आ रहा। गिनपो युनविन को खुद से बात करते देख काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और जब वह अपने सामने देखता है तो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने काफी सारे सोल्जर्स मरे पड़े होते हैं जो कि युनविन के डुप्लीकेट्स ने मारे होते हैं। वे ऑर्थोडॉक्स के रैंक को अपने डिमोनिक पाथ के साथ जोड़ता है, जिसमें ऑर्थोडॉक्स काफी बड़ा होता है और वह अपने मन में सोचने लगता है, एक नामुमकिन चीज कैसे मुमकिन हो सकती है। उसके बाद हेवनली डीमन युनविन की तारीफ कर रहा होता है और कहता है, जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल तेरे अंदर मेरे जैसी क्वालिटीज है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।